गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों को बात करना है क्लास 12th हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल क्वेश्चन पेपर की बात करना है कि अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को बेटा आपने सॉल्व कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में आसानी से बेटा 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेंड हो जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन पेपर है जो इस साल के लिए सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चनों पेपर में से सबसे टॉप पे चलने वाला पेपर है। जब आपका कल के पेपर मिलेगा आपको बेटा तो वो पेपर कुछ इसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक डालना होगा, यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, यहाँ पे सेट नंबर दिया होगा, सेम टू सेम ऐसा ही सब कुछ लिखा होगा। देखिए बोल रहा है कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है 3 घंटे 15 मिनट का समय है, 100 नंबर का पेपर है। नोट, प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको दिए जा रहे हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, इस पेपर को पढ़ने के लिए। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड का और खंड खा में विभाजित किया गया और पूरा का ऊपर पेपर जो है आपके बेटा 2 खंडों में बांटा गया है। एक है खंड का और एक है खंड खा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और वो कह रहा है कि दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना भी अनिवार्य है। तो अगर हम बात करें खंड का की, किसकी बात करें? खंड का की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल है, इंसा अल्लाह खां है, बैकुंठ मणि शुक्ल है, या गोकुलनाथ है? तो याद रखना बेटा रानी केतकी कहानी के जो लेखक है वो है इंसा अल्लाह खां। कौन है बेटा? इंसा अल्लाह खां। सैयद इंसा अल्लाह खां को हम लोग रानी केतकी कहानी का लेखक मानते हैं। अगला है यदि गद्य कविताओं की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। जिस तरह से गद्य जो है वो कवियों की कसौटी है तो उसी तरह से निबंध जो है गद्य की कसौटी है। उसी तरह से निबंध किसकी है बेटा? गद्य की कसौटी। यह कथन किस साहित्यकार का है? इस कथन को किसने दिया ये आपसे पूछ रहा है। प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, या फिर आपका दिया है बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या अंबिका दत्त व्यास ने? तो याद रखना ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि यदि कविताओं कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अगला, पद्मावत की संजीवनी आख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है। जो आपकी पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ है ये कौन सी विधा है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है? तो याद रखना ये बेटा आलोचना है। ये क्या है? एक आपकी आलोचना है। अगला क्वेश्चन, तेलुगु भाषी तमिल कन्नड़ एवं मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी में लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। ऐसे कौन से निबंधकार हैं जो भाषा तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में सब में अपना साहित्य लिखा है? डॉक्टर अब्दुल कलाम है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, जैनेन्द्र कुमार है, या राम कुमार वर्मा है? तो याद रखना बेटा ऐसे कवि का नाम है या निबंधकार का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्या नाम है बेटा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? गबन, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की यार। तो याद रखना गमन जो आपकी गबन है ये लिखी गई बेटा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? प्रेमचंद की। तो आपका ए ऑप्शन जो है ये आपकी हजारी प्रसाद की नहीं है। ए ऑप्शन आपका हजारी प्रसाद का नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, छायावाद युग को, या प्रगतिवादी युग को? तो याद रखना बेटा हिंदी काव्य साहित्य में जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को। किसको कहा जाता है बेटा? द्विवेदी युग को। अगला, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। परशुराम की जो प्रतीक्षा है इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? तो याद रखना बेटा कि जो आपकी परशुराम की प्रतीक्षा इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके रचनाकार कौन है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है आपसे झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? जो झांसी की रानी कविता है ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, श्याम नारायण पांडे की है, सोहन लाल द्विवेदी की? तो याद रखना बेटा झांसी की रानी जो कविता है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी रचना है बेटा? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला, छायावाद के कवि कौन है? छायावाद के कवि कौन है इसकी बात की जा रही। रामेश्वर शुक्ल, आंचल, ये बेटा आपके छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किसके हैं बेटा? छायावादोत्तर मतलब छायावाद के बाद के, छायावादोत्तर युग के हैं। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध, ये आपके प्रगतिवादी युग के कवि हैं। किस युग के हैं बेटा? प्रगतिवादी युग के हैं, प्रगतिवादी युग। अगला आपसे कह रहा है बेटा भवानी प्रसाद मिश्र, तो ये भी आपके छायावादोत्तर युग के हैं। ये भी किसके हैं बेटा? छायावादोत्तर युग के कवि हैं।
महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो ये आपकी छायावादी कवित्री हैं। कैसी हैं बेटा? छायावादी कवित्री हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा यह है वो आपकी छायावादी युग की हैं। रामेश्वर शुक्ल को याद रखना, छायावादोत्तर है। भवानी प्रसाद मिश्र छायावादोत्तर है। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवादी, इनको याद रखना है आपको बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को, शकुंतला माथुर को, सुमित्रा नंदन पंत को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को। तो याद रखना प्रकृति का सुकुमार कवि हम लोग मानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। किसको मानते हैं बेटा? सुमित्रा नंदन पंत को। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि गद्यांश है बेटा। ये 10 नंबर का गद्यांश होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कोई एक आपको करना होता है। तो देखिए हम दोनों की बात करते हैं। पहला पढ़िए। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य का जीवन शैली बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृक्षों मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग के रूप है। मनुष्य का रूप है। देश और जाति के विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम लिखना है और लेखक का उल्लेख करना है। तो कह रहा है बेटा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए तो ये किस शीर्षक से लिया गया है? इसके शीर्षक हो जाएगा आपका बेटा अशोक के फूल। जो आपका ये गद्यांश दिया गया वो किससे दिया गया बेटा? अशोक के फूल शीर्षक से दिया गया है। अशोक के फूल। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी रचना किसने की है? अशोक के फूल हो गए बेटा। और अगर हम लोग बात करें लेखक, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अब वो कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आपको बेटा मनुष्य की जीवनी शनि बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के व्रतों मोहों को रौंदती चली आ रही, यहाँ तक की आपको व्याख्या कर देना है। अगला कह रहा है बेटा मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो देखिए इसको पढ़ेंगे जब हम लोग बेटा, तो यहाँ इसी पैराग्राफ में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे बेटा। देखिए ये लिखा है संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के बेटा पाई है, यहाँ तक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? उपर्युक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट करना है। अगला कह रहा है धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। अब हम बात करते हैं बेटा अथवा वाले दूसरे क्वेश्चन की। अब वो कह रहा है बेटा, अब देखिए बेटा ये अगला वाला है, इसको आपको स्वयं से कर लेना है। अब हम चलते हैं बेटा आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए 4 में क्या करना है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब आपको इन पद्यांशों में पढ़ लेना है और इसमें कुछ उत्तर पूछेगा, उसको दिख रहा है। जैसे पहला दिखा है वनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैली वह बेल, विश्व वन सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्ति हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो देखिए ये हमारा बेटा हमारी पाठ्य पुस्तक में जो श्रद्धा मनु है, कौन सा है बेटा? श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु जो किसके द्वारा लिखी गई बेटा? तो कवि का नाम है जयशंकर और शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन बेटा जयशंकर प्रसाद। तो शीर्षक का नाम हो गया श्रद्धा मनु और कवि का नाम हो गया जयशंकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी रेखांकित अंश नहीं दिया गया। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कोई रेखांकित अंश न दिया हो तो संपूर्ण पद्यांश को आपको व्याख्या कर देना। तो इस पूरे की आपको व्याख्या लिख देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बनो संस्कृति के मूल रहस्य, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आप कर लेना। इस पद्यांश में पूरा विश्व किसका विजय गान कर रहा है, इसको आपको कर लेना है। शक्तिशाली हो विजयी बनो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको स्वयं से कर लेना है। अगर आपको इनके आंसर नहीं मिल रहे तो आपको मेरे बेटा व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे आपको मुझको मैसेज करना है। यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहां पर इन सभी क्वेश्चनों के आपको सोल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं बेटा, देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है। सूखी जाती मलिन
लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसके श्याम में ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचितो हो, मेरा होना अति मलिन और सूखती नित्या जाना। तो जाना, ठीक है। अब ये आपको दूसरा पद्यांश दिया गया है। अब इसमें भी पहला क्वेश्चन क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिख करना है। तो इसका शीर्षक है बेटा पवन दूतिका। शीर्षक क्या है बेटा इसका? पवन दूतिका। इसका शीर्षक है आपका बेटा पवन दूतिका। और ये इसके लेखक कौन है? लेखक या कवि हैं बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहां से मेरा होना अति मलिन और सूखती नित्य जाना, यहां से यहां तक की आपको व्याख्या कर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सूखी लता के माध्यम से नायिका अपने श्याम को क्या संदेश देना चाहती है। इसको आपको कर लेना है बेटा। कवि ने नायिका की शारीरिक स्थिति की तुलना किससे और क्यों की, इसको आपको बता देना है। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालना है। तो ये आपके बेटा हो गए। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, वो मिलेगा आपको साहित्यिक परिचय का। किसका मिलेगा बेटा? साहित्यिक परिचय का। तो लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना, अधिकतम 80 शब्दों में। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए मैंने आपको 3 पद साहित्यकारों का साहित्यिक परिचय याद करने के लिए मैंने बताया था। एक तो मैंने आपसे बताया था वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसका बताया था बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल का। एक बताया था डॉक्टर हजारी प्रसाद का, और एक आपको मैंने बताया था बेटा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। मैंने कहा था ये 3 ही आपको तैयार करना है। पेपर में इन 3 में से एक आपको साहित्यिक परिचय जरूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी मिल गए, तो आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या है बेटा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का संक्षेप का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्दों में। अब देखिए अब एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो देखिए आपको मैंने जब कवियों के विषय में बताया तो मैंने आपको 2 कवि बताए थे। एक बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय का तैयार कर लेना, और दूसरा बताया था जयशंकर का तैयार कर लेना। इन 2 में से एक आपको साहित्यिक परिचय जरूर से जरूर कवियों मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों मिल गए। हम यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का लिख लेंगे। नोट करिए, मैं उसको करके दिखा देता हूँ कैसे लिखना है कॉपी में। हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो लिखेंगे बेटा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔंध जी का ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा की। हरिऔंध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली में कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। इनका प्रिप्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों के माइल स्टोन माना जाता है। निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू, मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविताओं की रचना कर सकते थे। तो ये तो इनका हो गया साहित्यिक परिचय। अब अगर हम बात करें कृतियों में बेटा, तो हरिऔंध जी की मूलतः कवि ही थे। इनके निम्न ग्रंथ है। जैसे काव्य ग्रंथ में बात की जाए, प्रिप्रवाह मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हरिऔंध जी का यह सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। कवि सम्राट हो गया, वैदेही वनवास हो गया, परिजात हो गया, रस कलश हो गया, चुभते चौभते हो गया, चोखे हो गया, ठेठ हिंदी के ठाठ, अध खिला फूल, रुकमणी पैड़य हो गया, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो ये तो आप इनकी हो गई। अगला है बेटा आपके पास बाल साहित्य में अगर हम लोग बात करें तो बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, ये सब इनके बाल, गीतावली, चांद सितारे, पद प्रसून, ये सब इनके बाल साहित्य थे। अब हम बात करते हैं अगर भाषा शैली की बेटा, तो हरिऔंध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु इनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही है। हरिऔंध जी की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। संस्कृत काव्य शैली प्रिप्रवास में और रीतकालीन अलंकृत शैली, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली, उर्दू के मुहावरेदार शैली आज के दर्शन हररोज जी के कवि में काव्य में होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा हरिऔंध जी का बेटा साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। इतना लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे वहां से 5 नंबर आपको बेटा दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे बेटा? 5 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा उसकी बात करते हैं हम। यहाँ तक नोट करिए।
हो गया बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के आपसे कह रहा है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए, अधिकतम 80 शब्दों में। कितने बेटा? अधिकतम 80 शब्दों में। अगर ये नहीं करना तो फिर आपको पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख देना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बहादुर कहानी का उद्देश्य, सारांश, दो चीजें याद कर लेना, दो में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बहादुर कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बहादुर कहानी का उद्देश्य मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि वहां कैसे सॉल्व करना है। नोट करिए यहाँ तक। देखिए बहादुर कहानी का उद्देश्य आप लिखेंगे बेटा, बहादुर कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत हैं। बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है बेटा? सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत हैं। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श या यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुसंगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, इनके साथ साथ मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है कि जो वर्ग विशेष के द्वारा किसी दूसरे वर्ग का उत्पीड़न है या शोषण है, उसको आपको समाप्त करने का संदेश दिया जा रहा है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार से भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को इसके लिए दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का भेद, वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबसे प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। तो इतना आपको लिख देना, बहादुर कहानी का सारांश आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बेटा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको पता है कि हर एक जिला में बेटा अलग अलग प्रकार के खंड काव्य चलते हैं, तो इनको आपको स्वयं से कर लेना है। जो भी खंड काव्य जिसके जिले में चल रहा है उसको तैयार कर लेना है। इसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वहां पे क्या होगा बेटा, संस्कृत के 2 गद्यांश दिए जाएंगे 7 नंबर के। इनमें से किसी एक का संदर्भ लिख के उसकी बेटा आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद बेटा यहाँ पर 7 नंबर का एक संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा। तो इसमें 2 पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक पद्यांश या श्लोक की आपको हिंदी में अनुवाद करते हुए उसका संदर्भ लिख देना है। तो इन दो में से कोई एक तैयार कर लेना बेटा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपके मुहावरों का है, तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अब ये आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहला है हाथ पांव मारना, अगर मगर करना, अधजल गगरी छलकत जाए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मैं इन चारों को आपको करा दे रहा हूँ बेटा। देखिए हाथ पैर मारने का मतलब होता है बहुत कोशिश करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा नौकरी पाने के लिए उसने शहर में बहुत हाथ पैर मारे। अगला है अगर मगर करना, अगर मगर करने का मतलब होता है बेटा बहाने बनाना। वाक्य प्रयोग है जब मैंने महेश से अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगे तो वह अगर मगर करने लगा। इसके बाद अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत कम ज्ञान होने पर भी उसका दिखावा करना। ठीक है। वाक्य प्रयोग नैना केवल 10वीं पास है लेकिन वह उच्च शिक्षा पर ऐसे भाषण देती है जैसे उसने डायरेक्ट की हो। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। लास्ट पूछा। अब देखिए अगला है बेटा बंदर क्या जाने अदरक को स्वाद। किसी व्यक्ति के गुणों की परख ना होना। जैसे वाक्य प्रयोग हम करेंगे मैंने उसे लाखों की पेंटिंग दिखाई पर उसने उसे कबाड़ कह दिया। अब बंदर क्या जाने अदरक को स्वाद, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। नोट करिए बेटा यहाँ। अब देखिए बेटा आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। 2 ऐसे गद्यांश दिए जाएंगे बेटा जो आपके किताब से नहीं लिए जाएंगे, अलग से वो बना के देगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 2 में से किसी एक गद्यांश के विषय में आपको लिखना होता है। तो एक गद्यांश इसको आप तैयार कर लीजिएगा बेटा और एक अथवा में ये दिया है, इन 2 में से कोई एक ही आपको वहां करना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बेटा। अब वो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए कि श्रवण और श्रमण का आपको सही अर्थ लिखना है। तो देखिए श्रवण की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो देखिए श्रवण और श्रमण
तो श्रवण का मतलब होता है बेटा सुनना या कान। श्रवण का मतलब होता है कान से, और श्रमण मतलब होता है बेटा आपका तपस्वी या भिक्षु या साधु जिसको कहते हैं। तो श्रवण मतलब हो गया कान से, श्रमण मतलब हो गया भिक्षु। तो ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है बेटा भित्ति और भीत। भित्ति और भीत। भित्ति का मतलब होता है बेटा आपका दीवार से। किससे होता है बेटा, दीवार से। कहां पर दीवार है, तो इस बात को याद रखना कि जो भित्ति होती है, क्या होती है बेटा, भित्ति, उसका मतलब होता है दीवार। भित्ति मतलब क्या होता है बेटा, दीवार। और भीत, भीत का मतलब होता है बेटा आपका डरा हुआ या सहमा हुआ, डरा हुआ। तो देख लीजिए कोई ऑप्शन हो दीवार और डरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट हो जाएगा। सही यहां तक। अब देखिए अगला क्या कह रहा है बेटा। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर बेटा मैं सबके बता दे रहा हूँ, आपको वहां किसी एक के विषय में लिखना होगा। अब जैसे कह रहा है कर, तो कर का मतलब होता है बेटा शुल्क। कर का मतलब क्या होता है बेटा, शुल्क, या इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स। शुल्क या टैक्स। ठीक है। विधि, विधि का मतलब होता है बेटा तरीका। अगर आपसे कल के दिन वहां पूछ रहा है विधि, तो विधि का मतलब होता है बेटा तरीका, या इसी को आप कह सकते हैं ढंग। तरीका या फिर ढंग। ठीक है। तो याद रखना वहां पे कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए आप अगला कह रहा है कर, वो कर हो गया। अब अगला आपसे कह रहा है बेटा पुष्कर। अगला क्या कह रहा है आपसे, पुष्कर। तो देखिए पुष्कर का मतलब होता है बेटा तालाब या सरोवर। पुष्कर का मतलब होता है आपका तालाब या फिर सरोवर। तालाब या फिर सरोवर। अगला है बेटा अर्थ। अर्थ का मतलब होता है बेटा मतलब, या फिर आपका उसको कह सकते हैं बेटा आप तात्पर्य। क्या कह सकते हैं बेटा, तात्पर्य। तो ये हो गए। अब इसके आगे देखिए अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। तो पहला कह रहा है जो एक दूसरे पर आश्रित हो। जो एक दूसरे पर आश्रित हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पराश्रयी कहते हैं, अन्योन्याश्रित कहते हैं, पराग्रही कहते हैं, या अपराश्रित कहते हैं। तो उनको हम लोग बेटा अन्योन्याश्रित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा। ठीक है तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो किसी को प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा, उत्कृष्ट का मतलब होता है तीव्र, उत्कृष्ट का मतलब होता है बेटा तीव्र इच्छा रखता हो। जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता हो उसे आप लोग क्या कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं, प्रतीक्षा कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं, या फिर आप उसको बेटा आकांक्षी कहते हैं। तो जो अगर किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रख रहा है, कैसी रख रहा है बेटा, तीव्र इच्छा, तो उसको हम लोग कहते हैं महत्वाकांक्षी नहीं, प्रतीक्षा नहीं, आकांक्षी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, आकांक्षी। उसको हम लोग कहते हैं आकांक्षी। जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लगता हो तो उसे हम लोग आकांक्षी कहते हैं। नोट करिए बेटा यहां तक। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। आपको इनमें से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। क्या करके लिखना है बेटा, शुद्ध करके। जैसे पहला है प्रलभचार का भविष्य उज्जवल हो। प्रबलचार का भविष्य उज्जवल हो। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। कृपया एक ठंडा गिलास पानी लाइए। कृपया एक गिलास ठंडा पानी लाइए। तो याद रखना इसको शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो ठंडा, कृपया एक गिलास को ठंडा पहले कर देना है और ठंडा को बाद में कर देना है। कृपया एक गिलास ठंडा पानी लाइए, सही हो गया। उसने मेरे से 50 रुपए दिया। उसने मेरे को 50 रुपए दिया। उसने मेरे की जगह आ जाएगा मुझे। उसने मुझे 50 रुपए को हट जाएगा और दिए की जगह दिए हो जाएगा। उसने मुझे 50 रुपए दिए। ये हो गया बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो दो नंबर वाले बेटा तीन क्वेश्चन बिल्कुल आपके फिक्स होते हैं जो हर साल आते हैं। अब वो कह रहा है वीर रस अथवा करुण रस के लक्षण सहित एक उदाहरण देना। ये 2 नंबर का है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर करुण रस के विषय में लिख रहा हूँ। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने या मिलने पर, ना मिलने पर शोक नामक स्थायी भाव हमारे मन में जो जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये हो गया।
अगला क्वेश्चन है बेटा, संदेह अलंकार अथवा यमक अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो हम यहाँ पर यमक अलंकार की बात करेंगे। तो यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो उस शब्द का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, और जब कोई शब्द एक या एक से ज्यादा बार पुनरावृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर हम यमक अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। उदाहरण के इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का मतलब बादल है और दूसरे घटा का मतलब घट गया है, कम हो गया है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, दोहा छंद और चौपाई छंद के लक्षण एक एक उदाहरण लिखिए। दोहा छंद और चौपाई छंद का लक्षण में और एक एक उदाहरण लिखना। तो देखिए, दोहा छंद का लक्षण अगर मैं लिखूं कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा जो होता है बेटा क्या होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। काव्य के जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो, काव्य के जिस छंद में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु होता है, वह दोहा छंद कहलाता है। उस छंद को क्या कहते हैं बेटा? दोहा कहते हैं। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे, मोती मानु चून। स्पष्टीकरण है बेटा, इस पद के पहले और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यह एक दोहा है। नोट करिए यहां तक। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा है आपके पास पत्र लेखन का। वो कह रहा, अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों की समस्या समाधान हेतु जिला अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है। अब आपके क्षेत्र में अगर कहीं पर अवैध कब्जे हो रहे हैं तो उसके लिए जिला अधिकारी को शिकायत पत्र आप कैसे लिखेंगे, उसको लिख के दिखाना है। और अगर आप ये नहीं लिख पा रहे तो आप दूसरा लिख सकते हैं, बालिका छात्रावास में रहने वाली अपनी छोटी बहन प्रज्ञा को समय के महत्व को बताते हुए एक प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। जो हमारी छोटी बहन के लिए एक पत्र लिखना है जो बालिका छात्रावास में रह रही उसके लिए, ठीक है। इन दो में से किसी एक लेटर को लिख देना है। और अगर हम बात करते हैं बेटा निबंध की, तो देखिए निबंध आपके 9 नंबर का होता है बेटा। तो इन 5 टॉपिकों के निबंध आपको तैयार कर लेना है। इन्हीं में से कोई एक निबंध आपको बिल्कुल फिक्स मिलेगा बोर्ड पेपर में। तो इन 5 निबंधों को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।